जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग बिहार के इकोनॉमिक सर्वे को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार का सबसे बड़ा रिसोर्स क्या है, तो बिहार का सबसे बड़ा रिसोर्स है ह्यूमन रिसोर्स, यानी कि डेमोग्राफिक डिविडेंड। यानी कि बिहार के जो लोग हैं वो ज़्यादातर यंग हैं। बिहार में जो 58% पॉपुलेशन है उनकी एज 25 ईयर्स से कम है। तो आप देख सकते हैं कि जो बिहार की पॉपुलेशन है वो काफ़ी यंग है। लेकिन इस पॉपुलेशन के पास जो है ज़्यादा काम नहीं है। और इनको काम करने के लिए क्या चाहिए, तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। पहला है जॉब्स, एक तो नौकरियां चाहिए, और दूसरा है ह्यूमन कैपिटल। और ह्यूमन कैपिटल का मतलब हो गया कि अच्छी हेल्थ होनी चाहिए, अच्छा एजुकेशन मिलना चाहिए, और जो लोग हैं उनके अंदर अच्छे स्किल्स को डेवलप करना चाहिए। तो हम अपने ह्यूमन रिसोर्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो हम अपने ह्यूमन रिसोर्स को यूज़ कर सकते हैं जॉब्स क्रिएट करने के लिए और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए, यानी लोगों को अच्छा हेल्थ प्रोवाइड करने के लिए, एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, और लोगों के स्किल्स को डेवलप करने के लिए। तो देखिए, हमारे इकोनॉमिक सर्वे का जो बेस ईयर है वो 2011-12 का बेस ईयर है। और 2011-12 में जो बिहार की जीएसडीपी थी, जीएसडीपी का मतलब होता है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जैसे कि हम इंडिया की जीडीपी बोलते हैं, वैसे ही स्टेट के लिए जीएसडीपी वर्ड यूज़ होता है। तो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और डिस्ट्रिक्ट के लिए हम यूज़ करते हैं GDP, यानी कि ग्रॉस डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जीएसडीपी क्या होता है कि यानी कि एक स्टेट के बाउंड्री के अंदर जो भी टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जा रहे हैं एक साल में, उसको हम बोलेंगे जीएसडीपी। तो एक स्टेट में एक साल में, एक स्टेट की बाउंड्री में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं उनकी जो वैल्यू है उसको हम बोलेंगे जीएसडीपी। और 2011-12 में बिहार की जीएसडीपी कितनी थी, तो 2.74 लाख करोड़ थी। और 2023-24 में करंट प्राइजेस पे जो है बिहार की जीएसडीपी है 8.54 लाख करोड़। और कांस्टेंट प्राइजेस पे बिहार की जीएसडीपी है 4.64 लाख करोड़। और जब हम जीएसडीपी को करंट प्राइजेस पे कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम नॉमिनल जीएसडीपी बोलते हैं। और अगर कांस्टेंट प्राइस पे कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे रियल जीएसडीपी। तो बिहार की जो जीएसडीपी है करंट प्राइजेस पे वो 8.4 लाख करोड़ है, और कांस्टेंट प्राइस पे है 4.64 लाख करोड़। तो 2011-12 के कंपेरिजन में आप देखेंगे तो करंट प्राइजेस पे बिहार की जीडीपी जो है वो 3.5 टाइम ग्रो की है। अब बात करते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड की। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या होता है, यानी कि जब हम ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से जो भी रॉ मटेरियल का कॉस्ट है उसको अगर माइनस कर देते हैं, ठीक है, यानी कि जो जीएसडीपी है, जीएसडीपी इसमें से हम क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे जो हमारे रॉ मटेरियल का कॉस्ट है। तो इससे निकल के आ जाएगा ग्रॉस वैल्यू एडेड। तो देखिए, कोई भी इकॉनमी जो है वो मेजर 3 सेक्टर्स पर डिपेंड करती है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। और बिहार में जो सबसे बड़ा सेक्टर है वो है टर्सरी सेक्टर, यानी कि सर्विस सेक्टर। और इस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन हमारे जीएसडीपी में है 58.6%, और ये बिहार का लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है। वहीं जो सेकेंडरी सेक्टर है इसका कंट्रीब्यूशन है 21.5%, और प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है 19.9%। यानी कि सबसे बड़ा सेक्टर हो गया टर्सरी, उसके बाद सेकंड नंबर पे हो गया सेकेंडरी, और सबसे लास्ट में हो गया प्राइमरी सेक्टर। अब देखेंगे कि टर्सरी सेक्टर में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर कौन है, तो ट्रेड एंड रिपेयर। सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इसका है 14.8%। उसके बाद ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का है 10.2%, रियल इस्टेट एंड प्रोफेशनल सर्विसेज का 9.5% है, और रोड ट्रांसपोर्ट का 5.4%, और जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं इनका कंट्रीब्यूशन है 4.6%। वहीं बात करें सेकेंडरी में, तो सेकेंडरी में सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूटर है वो है कंस्ट्रक्शन सेक्टर, इसका कंट्रीब्यूशन 11.3% है। वहीं जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है इसका कंट्रीब्यूशन है 7.6%। अब प्राइमरी में देखिए, प्राइमरी में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर कौन है, तो क्रॉप सेक्टर है, और इसका कंट्रीब्यूशन 9.9% है। वहीं जो लाइव स्टॉक सेक्टर है इसका कंट्रीब्यूशन है 6.3%। अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव से हम देखें तो इंडिया के पर्सपेक्टिव में आप देखेंगे तो प्राइमरी सेक्टर जो है वो 16.6% है, सेकेंडरी सेक्टर 28.7% है, और टर्सरी सेक्टर जो है 54.6% है। तो आप देख सकते हैं कि बिहार का जो प्राइमरी सेक्टर है उसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है नेशनल एवरेज से, यानी कि बिहार में प्राइमरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो नेशनल एवरेज से ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखिए, बिहार में प्राइमरी सेक्टर 19.9% जो है कंट्रीब्यूट कर रहा है, वहीं इंडिया में 16.6% कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो हमारी इकोनॉमी में प्राइमरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो नेशनल एवरेज से ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हो गया कि बिहार में जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर पे ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, खेती पे ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। और इसका रीज़न क्या हो सकता है, उसका रीज़न ये है कि जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है वो ज़्यादा डेवलप नहीं है, यानी कि हमारे बिहार में इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी कम है, जिसकी वजह से लोगों के पास जॉब्स नहीं है। और जब लोगों के पास जॉब नहीं होंगी, अगर इंडस्ट्री नहीं होगी, तो लोग किस तरफ शिफ्ट करेंगे, तो सीधी बात है एग्रीकल्चर की तरफ शिफ्ट करेंगे, यानी कि जो प्राइमरी सेक्टर होगा उसकी तरफ शिफ्ट करेंगे। और वहीं जो प्राइमरी सेक्टर है उसमें जो क्रॉप सेक्टर है इसका कंट्रीब्यूशन जो है वो हर साल नीचे गिर रहा है, और जो लाइव स्टॉक सेक्टर है इसका कंट्रीब्यूशन जो है वो हर साल बढ़ रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है,
क्योंकि बिहार में जो क्रॉप सेक्टर है उसमें जो प्रोडक्टिविटी है वो एक तरह से रुक सी गई है, स्टैग्नेंट हो गई है। और जब स्टेट में जो प्रोडक्टिविटी है वो रुक जाएगी, स्टैग्नेंट हो जाएगी, तो इसकी वजह से क्या होगा कि लोगों के पास जो इनकम का सोर्स है वो कम होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा। और आपको पता है कि बिहार में हमें काफ़ी लैंड फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलता है, यानी कि हमारे बिहार में जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं उनकी संख्या 90% से भी ज़्यादा है। और स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हम ऐसे फार्मर्स को बोलते हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम लैंड होती है। तो जब इनके पास इतनी कम लैंड है तो ये जो भी प्रोड्यूस करेंगे वो अपने यूज़ के नहीं रख लेंगे, वो तो मार्केट में आएगा नहीं, ठीक है। तो लैंड कम है जिसकी वजह से जो प्रोडक्टिविटी है वो काफ़ी लो हो जाती है। उसके बाद दूसरा प्रॉब्लम है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है वो भी काफ़ी कम है, क्योंकि हमारे बिहार में जो इंडस्ट्रीज़ की संख्या है वो काफ़ी कम है। और इसकी वजह से जो लोग हैं वो किधर शिफ्ट करेंगे, तो एग्रीकल्चर यानी जो प्राइमरी सेक्टर है उसकी तरफ शिफ्ट करेंगे। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि टर्सरी सेक्टर की तरफ क्यों नहीं शिफ्ट कर सकते। तो देखिए, जो टर्सरी सेक्टर है जिसको हम सर्विस सेक्टर बोलते हैं, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जॉबलेस ग्रोथ की। यानी कि हमारे स्टेट जो है वो ग्रो तो कर रहा है लेकिन लोगों के पास नौकरियां नहीं है, जो एम्प्लॉयमेंट है वो जनरेट नहीं हो रही है, लोगों को नौकरियां मिल नहीं रही है। तो ग्रोथ हो रही है लेकिन ग्रोथ कैसी है, तो जॉबलेस ग्रोथ है। और बिहार में जो सेकेंडरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो काफ़ी कम है, क्योंकि हमारे यहाँ जो इंडस्ट्री है वो काफ़ी कम है। इसी की वजह से हमारे बिहार में इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस है। और जो लोग हैं वो प्राइमरी सेक्टर की तरफ शिफ्ट तो कर रहे हैं, लेकिन प्राइमरी सेक्टर में भी प्रॉब्लम क्या है, तो वहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट की। और डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि सपोज़ करिए आपको कोई काम कराने के लिए 10 लोग की आवश्यकता है, लेकिन आपके पास जो है 20 लोग आ जाते हैं, तो बाकी के 10 लोग जो हैं उनको काम तो मिलेगा नहीं, तो वो अनएम्प्लॉयड ही रह जाएंगे। तो इसी को हम बोलते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि काम काफ़ी कम है और लोगों की संख्या जो है, पॉपुलेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। आइए इस चार्ट के थ्रू समझते हैं। तो देखिए 2019-20 में प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन था 20%, टर्सरी का था 61% और जो सेकेंडरी सेक्टर है इसका 19% था। वहीं 2023-24 में प्राइमरी का कंट्रीब्यूशन आप देखेंगे 20% है, यानी कि 2019-20 में भी 20% है और 2023-24 में भी 20% है। तो इसमें जो ग्रोथ है वो स्टैग्नेंट रही है, यानी कि इसमें कोई ग्रोथ हुई ही नहीं है। वहीं टर्सरी सेक्टर में 61% से घट के हो गया है 59% और सेकेंडरी में 19% से बढ़ के हो गया है 21%। यानी कि आप देख सकते हैं कि टर्सरी सेक्टर में डिक्लाइन देखने को मिला है और सेकेंडरी सेक्टर में हमको इंक्रीज़ देखने को मिला है 2% का। तो उसका मतलब क्या हुआ कि यानी कि जो इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस है वो धीरे धीरे अब कम हो रहा है। तो अभी तक 2% से लगभग कम हुआ है। तो ये कम क्यों हुआ है, किस रीज़न की वजह से हुआ है, तो सरकार की नीतियों की वजह से, सरकार के जो पॉलिसीज़ है, सरकार के जो स्टेप्स हैं उसकी वजह से जो इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस है उसमें हमको डिक्लाइन देखने को मिला है। वहीं अगर हम इंडिया से कंपेयर करें बिहार को, तो जो प्राइमरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है बिहार में वो ज़्यादा है। यानी कि बिहार में आप देखेंगे तो 19.9% जो है प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है, वहीं इंडिया में 16.6% है, तो इंडिया के कंपेरिजन में ज़्यादा है। वहीं सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन इंडिया के कंपेरिजन में कम है, इंडिया में 28.7% है सेकेंडरी सेक्टर कंट्रीब्यूशन, बिहार में 21.5% है। और जो टर्सरी सेक्टर है उसका कंट्रीब्यूशन बिहार में ज़्यादा है, 58.6% है और इंडिया में 54.6% है। तो हमारे यहाँ जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी संख्या काफ़ी कम है और इसी की वजह से जो लोग हैं वो प्राइमरी सेक्टर की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। अब देखते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो देखिए बिहार क्या कर सकता है कि बिहार जो है वो इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस को रिमूव करने की कोशिश कर सकता है और लोगों को स्किल प्रोवाइड कर सकता है। जब लोगों के पास स्किल होंगी तभी तो उनको काम मिलेगा। तो हमारे बिहार में जो प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंडेंसी है वो बढ़ रही है, यानी लोग जो है ज़्यादा एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट हो रहे हैं और इसी की वजह से जो लोगों की इनकम है वो काफ़ी लो है, यानी कि पॉवर्टी ज़्यादा देखने को मिलेगी। और आपको पता है कि बिहार में जो ज़्यादातर जो लोग हैं, ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है, आबादी है, वो कहाँ रहती है, तो रूरल एरियाज़ में रहती है और इसी को हम बोलते हैं रूरलाइजेशन ऑफ बिहार। 2011 के हिसाब से 89% लोग जो है गांव में रहते हैं और 11% लोग जो हैं वो शहर में रहते हैं। इसके अलावा बिहार में रीजनल डिस्पैरिटी भी हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। रीजनल डिस्पैरिटी क्या होता है, यानी कि इनइक्वालिटी। तो कुछ लोग जो अमीर हैं वो काफ़ी अमीर हैं और कुछ लोग जो गरीब हैं वो बहुत ज़्यादा गरीब हैं। तो देखिए अगर हम बात करें पर कैपिटा GDP की, तो GDP क्या होता है, तो ग्रॉस डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जैसे हम GDP निकालते हैं और GSDP निकालते हैं, उसी सेम तरीके से हम स्टेट का भी जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो कैलकुलेट करते हैं। तो पर कैपिटा GDP के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो सबसे जो रिचेस्ट डिस्ट्रिक्ट हैं इसमें सबसे पहले नंबर पे पटना है, दूसरे पे बेगूसराय है, तीसरे पे मुंगेर है। वहीं पुअर डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले नंबर पे शिवहर, उसके बाद सीतामढ़ी है और लास्ट थर्ड जो है वो अररिया है। देखिए अगर इकोनॉमिक्स के जो कॉन्सेप्ट हैं उसको बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझना है तो मैं एक वीडियो का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको देख लीजिएगा, आपको जो कॉन्सेप्ट्स हैं इकोनॉमिक्स के वो अच्छे समझ में आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि सबसे रिचेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है वो बिहार का पटना है और सबसे पुअर डिस्ट्रिक्ट जो है वो शिवहर है।
तो जब भी हम पर कैपिटा GDP निकालेंगे तो यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट का जो इकोनॉमिक आउटपुट है पर पर्सन, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं कि जो GDP है इसको हम डिवाइड कर देते हैं पॉपुलेशन से। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो एक व्यक्ति का कंट्रीब्यूशन है GDP में वो आ जाएगा, उसी को हम बोलते हैं पर कैपिटा GDP। देखिए 2023-24 में जो बिहार का GSDP है उसमें हमको 14.5% का इंक्रीज़ देखने को मिला है करंट प्राइजेस पे, और कांस्टेंट प्राइजेस पे 9.2% का इंक्रीज़ हुआ है। और पर कैपिटा GSDP में करंट प्राइजेस पे 12.8% का इंक्रीज़ देखने को मिला है और कांस्टेंट प्राइजेस पे 7.6% का इंक्रीज़ हुआ है। यानी कि हमारे बिहार की जो पर कैपिटा GSDP है वो करंट प्राइजेस पे 12.8% बढ़ी है और जो कांस्टेंट प्राइजेस पे 7.6% बढ़ी है। तो हमारे बिहार में जो लोगों की इनकम है आप देख सकते हैं काफ़ी लो है। तो इनकम लो होने का मतलब हो गया कि हमारे यहाँ पॉवर्टी काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी हाई है। और इसका रीज़न क्या है कि लोग जो है वो प्राइमरी सेक्टर यानी एग्रीकल्चर पे ज़्यादा डिपेंडेंट हैं और ये डिपेंडेंसी इंक्रीज़ भी कर रही है। तो यही मेन प्रॉब्लम है। अब बात करते हैं ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन की। तो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है कि एक सरकार जो है अपने एसेट्स को क्रिएट करने के लिए कितना पैसा स्पेंड कर रही है। तो 2019-20 में सरकार ने 1.6% अपने GSDP का जो है वो लगाया था एसेट क्रिएट करने के लिए। यानी कि अगर सरकार के पास 100 रुपये हैं तो उस 100 रुपये में से 1.6 रुपीज़ जो है वो लगे थे किस पे, तो एसेट को क्रिएट करने के लिए। वहीं 2023-24 में 4.6% का जो है खर्च हुआ है, यानी कि 100 रुपये में से 4.6% GSDP का जो है वो लगा है एसेट क्रिएट करने के लिए। देखिए अगर जो सरकार है वो एसेट क्रिएशन पे फोकस करती है तो उसका बहुत फ़ायदा होगा। क्या फ़ायदा होगा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है स्टेट का वो डेवलप करेगा, इम्प्रूव करेगा और उसकी वजह से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है उसमें इंक्रीज़ देखने को मिलेगा और लोगों की इनकम बढ़ेगी। ठीक है, सीधी बात है, जब एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो लोगों की इनकम ऑटोमेटिक इंक्रीज़ करेगी और जो पॉवर्टी और जो हंगर है वो डिक्लाइन करेगा, उसमें डिक्रीज़ होगा। इसके बाद इकोनॉमिक सर्वे का सेकेंड चैप्टर है स्टेट फाइनेंसेस। तो देखिए 2023-24 में टोटल एक्सपेंडिचर जो है गवर्नमेंट का वो 2.52 लाख करोड़ है और इसमें से स्कीम्स में जो है सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपीज़ लगभग खर्च किए हैं और इस्टेब्लिशमेंट और कमिटेड एक्सपेंडिचर में 1.5 लाख करोड़ खर्च किए हैं। बात करें अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तो 1.40 लाख करोड़ है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है वो रिकरिंग होता है, यानी कि हर साल गवर्नमेंट को ये पैसा खर्च करना होता है। वहीं जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है ये एसेट को क्रिएट करता है और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है बिहार का वो 61,000 करोड़ है। अब बात करते हैं सरकार के इनकम की। तो देखिए जो रेवेन्यू रिसीट है वो 1.93 लाख करोड़ है और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है यानी कि सरकार ने कितना जो है एक्सपेंड किया है वो 1.4 लाख करोड़ है और सरकार को कितना रिसीव हुआ है पैसा वो 1.93 लाख करोड़ है। तो आप देख सकते हैं कि जो रेवेन्यू रिसीट है वो सरप्लस में है। और देखिए सरकार को कहाँ से पैसे मिले हैं, तो टैक्सेस से 1.61 लाख करोड़ मिले हैं, यानी कि जो स्टेट GST है उसकी वजह से, और जो ग्रांट्स हैं ग्रांट्स की वजह से 26,000 करोड़ मिले हैं और ये ग्रांट सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है। वहीं जो गवर्नमेंट का कैपिटल अकाउंट है उसमें जो पैसे आए हैं वो हैं 60,000 करोड़। अब देखिए 2019-20 से लेकर 2023-24 के बीच में जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसमें हमको 1.5 टाइम का इंक्रीज़ देखने को मिला है और कैपिटल एक्सपेंडिचर में 3.1 टाइम का इंक्रीज़ देखने को मिला है। और गवर्नमेंट का जो टोटल एक्सपेंडिचर है यानी सरकार ने जो टोटल खर्च किया है उसमें से जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसका कितना परसेंट है, तो 2019-20 में 14% था और 2023-24 में ये बढ़ के हो गया है 24%। यानी कि सरकार जो है वो क्या कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने पर वर्क कर रही है। इसके बाद देखिए 2023-24 में जो सरकार का आउटस्टैंडिंग डेब्ट था यानी कि जो टोटल सरकार ने पैसा लिया था वो 3.32 लाख करोड़ था, यानी कि इतना पैसा अभी टोटल चुकाना था सरकार को। इसके अलावा सरकार के द्वारा कुछ और पैसे लिए गए उधार, टोटल बोरिंग किए गए कितना, तो 60,000 करोड़ और 17,000 करोड़ रुपीज़ जो है इंटरेस्ट पेमेंट में दिए गए और 23,000 करोड़ दिए गए डेब्ट पेमेंट में। अब देखिए 2019 और 20 के बीच में सरकार के द्वारा सोशल सर्विसेज पे जो है जो पैसे खर्च किए गए वो थे 57,816 करोड़ और 2023-24 में ये बढ़ के हो गया 83,225 करोड़। इसके अलावा सरकार ने जो जनरल सर्विसेज पे पैसे स्पेंड किए वो 41,628 करोड़ से बढ़ के हो गया 59,218 करोड़। और 2023-24 में सरकार का जो टोटल रेवेन्यू था यानी सरकार ने जो पैसा अर्न किया उसमें से 27.7% अर्न किया अपने खुद के टैक्सेस से और नॉन टैक्स सोर्सेज से। वहीं जो स्टेट के खुद के अपने टैक्सेस हैं यानी कि जो SGST है उसमें 9.9% का इंक्रीज़ हुआ है और जो नॉन टैक्स सोर्सेज हैं उसमें 27.1% का इंक्रीज़ हुआ है।
और जो बिहार का फिजिकल डेफिसिट है वो है 3% ऑफ GSDP ऑफ बिहार, यानी कि बिहार का जो फिजिकल डेफिसिट है वो है 3%। उसके बाद हम बात करेंगे एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर्स के बारे में। तो देखिए हमारे स्टेट में एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और फिशिंग ये जो है 1/5 हैं जो हमारे स्टेट का ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड है। तो हमारे स्टेट का जो GSVA है उसका 1/5 एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और फिशिंग है। और हमारे बिहार में जो राइस है वो एक इम्पॉर्टेंट खरीफ क्रॉप है और जो वीट है वो एक इम्पॉर्टेंट रबी क्रॉप्स है। और 2022-23 से लेके 2023-24 के बीच में जो राइस का प्रोडक्शन है उसमें हमें 21% इंक्रीज़ देखने को मिला है। वहीं जो वीट का प्रोडक्शन है इसमें 10.7% का इंक्रीज़ हुआ है। और 2020-21 से 2023-24 के बीच में जो मेज़ का प्रोडक्शन है उसमें 66.6% का इंक्रीज़ हुआ है और मैंगो के प्रोडक्शन में 9.7% का इंक्रीज़ हुआ है। और 2022-23 से 2023-24 के बीच में जो लीची प्रोडक्शन का जो एरिया था उसमें भी बढ़ोतरी हुई है, लगभग 6% से इंक्रीज़ हुआ है और जो लीची का प्रोडक्शन है वो 11.7% से बढ़ा है। और 2023-24 में लगभग 27.8 थाउजेंड हेक्टेयर ऑफ जो लैंड है वो उसमें जो है मखाना कैलकुलेट किया गया था और इस टोटल लैंड से जो टोटल प्रोडक्शन हुआ वो 56.4 थाउजेंड टन हुआ। और ये पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है, यानी बिहार जो है वो सबसे ज़्यादा मखाना प्रोड्यूस करता है ऑल ओवर इंडिया। लगभग इंडिया का जो टोटल 85% ऑफ मखाना प्रोडक्शन है वो होता है बिहार में। अब बात करते हैं मिल्क, एग और फिश के प्रोडक्शन की। तो मिल्क, एग और फिश के प्रोडक्शन में भी इंक्रीज़ हुआ है। 2018-19 से लेकर 2022-23 के बीच में देखेंगे तो मिल्क में हमको 27.3% का इंक्रीज़ देखने को मिला है, एग के प्रोडक्शन में 87.5% का इंक्रीज़ हुआ है और फिश के प्रोडक्शन में 45% का इंक्रीज़ हुआ है। और समग्र गव्य विकास योजना के अंतर्गत लगभग 5873 यूनिट लगाए गए हैं किसके, तो हाईब्रिड मिल्क कैटल के। तो हाईब्रिड मिल्क कैटल के लगभग 5873 यूनिट्स जो है वो सेटअप किए गए हैं। और फार्मिंग और एक्वाकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए सीएम समेकित चौर विकास योजना, सीएम तालाब मत्स्यिकी विकास योजना और स्कीम फॉर पॉन्ड कंस्ट्रक्शन, तो इन स्कीम्स की वजह से हमको फार्मिंग और एक्वाकल्चर में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलती है। जो हमारे बिहार में राज्य बीज निगम लिमिटेड है ये जो है सीड की सप्लाई देती है वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स में, जैसे कि नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशंस, नेशनल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान। तो इन मिशंस और प्लान्स में जो है बिहार की राज्य बीज निगम लिमिटेड है ये सीड सप्लाई करने का काम करती है। और 2023-24 के बीच में सरकार के द्वारा 11,900 लैक्स जो है वो एग्रीकल्चर को मैकेनाइज करने के लिए अप्रूव किए गए थे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 3,866.23 लाख रुपीज़ जो है वो एलोकेट किए गए थे। तो अब देखते हैं कि जो एग्रीकल्चर है इसका प्राइमरी सेक्टर में क्या शेयर है। तो देखिए जो क्रॉप सेक्टर है इसका 9.9% कंट्रीब्यूशन है, लेकिन इसमें हमको डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। और जो लाइव स्टॉक है इसका 6.3% कंट्रीब्यूशन है और ये इंक्रीज़ कर रहा है। वहीं फिशिंग का कंट्रीब्यूशन 1.8% है और फॉरेस्ट्री का कंट्रीब्यूशन जो है वो 1.5% है। अब बात करते हैं इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो देखिए हमारे बिहार में एग्रीकल्चर में जो पावर कंजम्पशन का शेयर है 2019-20 में वो 4.3% था और 2023-24 में ये बढ़ के हो गया है 17.6%। और जो किसान के लिए क्रेडिट कार्ड्स ले आए गए थे उसमें भी इंक्रीज़ हुआ है। और जो किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू लोन दिया जाता है 2019-20 में लगभग 3,204.51 करोड़ लोन दिया गया था और 2023-24 में ये बढ़ के हो गया 7,080.07 करोड़। और जल जीवन हरियाली अभियान के तहत लगभग 2,377 स्कीम जो हैं उनको अप्रूव किया गया है और इसके तहत लगभग 2,182 स्कीम्स जो हैं वो कंप्लीट हो गई हैं और सरकार ने 296.66 करोड़ रुपीज़ जो है इसके लिए अभी तक खर्च किए हैं। इसके अलावा जो हर खेत तक सिंचाई का पानी अभियान है ये आता है 7 निश्चय 2 के अंदर। तो इसके अंडर में 707 स्कीम्स हैं और ये 2023-24 तक जो है कंप्लीट हो चुकी हैं। और हमारे बिहार में किसानों को जो है जैविक कॉरिडोर योजना के अंतर्गत लगभग 20,000 हेक्टेयर ऑफ लैंड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और इसके लिए सरकार को जो खर्च आया है वो 3,192.62 लाख आया है। इसके अलावा डीजल सब्सिडी स्कीम के तहत 6.3 लाख फार्मर्स जो हैं बेनिफिट हुए हैं और कुछ ऐसे किसान जिनकी फसल जो तूफान या बारिश की वजह से बर्बाद हो जाती थी उसके लिए सरकार ने लाया था कृषि इनपुट सब्सिडी स्कीम और अभी तक इस स्कीम के अंतर्गत 55.05 करोड़ का सपोर्ट जो है वो फार्मर्स को मिल चुका है। और बिहार सरकार के द्वारा क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर प्रोग्राम के अंतर्गत जो है 238.49 करोड़ रुपीज़ एलोकेट किए गए हैं और बिहार के 30 जिलों में इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा 2020 से 25 के बीच में। अब बात करते हैं एंटरप्राइजेस सेक्टर की। तो देखिए जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है इसी के अंदर आता है मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई और बाकी के जो कंस्ट्रक्शन और अदर सर्विसेज हैं। और जो हमारा कंस्ट्रक्शन सेक्टर है वो 2021-22 से लेकर 2022-23 के बीच में 22% से ग्रो किया है और जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है इसने बिहार के GSDP में लगभग 50.2% कंट्रीब्यूट किया है।
और इसके बाद आता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने 37% कंट्रीब्यूट किया है बिहार की जीएसडीपी में। और जो हमारे बिहार में सबसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है वो थी नॉन मेटालिक मिनरल प्रोडक्ट इंडस्ट्री, और इसकी हमारे बिहार में लगभग 1234 यूनिट्स हैं। इसके अलावा जो फूड प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री हैं इसकी 905 यूनिट्स हैं। और 2023-24 के बीच में लगभग 677.20 लाख क्विंटल्स ऑफ शुगर केन जो है वो शुगर मिल्स में क्रश किए गए। और जो बिहार का टोटल शुगर का प्रोडक्शन था वो 68.77 लाख क्विंटल्स था। और बिहार गवर्नमेंट के द्वारा जो है एक बिहार जैगरी इंडस्ट्री प्रोडक्शन प्रोग्राम स्टार्ट किया गया, और इसके अंतर्गत जो है 12.40 करोड़ की जो सब्सिडी है इंडस्ट्रीज़ को प्रोवाइड की गई है। बात करें बिहार के टोटल डेली मिल्क कलेक्शन की, तो 2022-23 में 1662,000 kg का जो मिल्क कलेक्शन हुआ था, वहीं 2023-24 में ये बढ़ के हो गया है 2305.1 kg, यानी कि आपको यहाँ पे 38.7% का इंक्रीज़ देखने को मिला है डेली मिल्क कलेक्शन में। और बिहार में इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ करने के लिए, बढ़ाने के लिए स्टेट के द्वारा जो है एक इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड जो है इस्टेब्लिश किया गया था, और बिहार में टोटल 75,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है। बात करें किस किस सेक्टर में ज़्यादा जो है इन्वेस्टमेंट हुआ है, तो सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो फूड प्रोसेसिंग में हुआ है, उसके बाद एथनॉल के प्रोडक्शन में हुआ है, और तीसरे नंबर पे रिन्यूएबल एनर्जी में, और चौथे नंबर पे सीमेंट इंडस्ट्री में। तो टोटल बिहार में 75,000 करोड़ जो है वो कंपनीज ने इन्वेस्ट किया है। अब बात करते हैं लेबर, एम्प्लॉयमेंट और स्किल्स के बारे में। तो देखिए, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अकॉर्डिंग बिहार में जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो 2022-23 में 50.9% था, जो कि 23-24 में बढ़ के हो गया है 55%। और ये पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो है ये रिलीज़ करती है NSSO, और इसके अंदर बताया गया कि जो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो है वो 2022-23 में 48.7% था, और 2023-24 में बढ़ के हो गया है 53.2%। वहीं जो इंडिया का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो 64.3% है। तो आप देख सकते हैं कि बिहार में पॉपुलेशन तो काफ़ी यंग है, लेकिन इकोनॉमी में जो पार्टिसिपेशन है वो काफ़ी कम है। और इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है वो ये है कि जो फीमेल लेबर का जो पार्टिसिपेशन है वो काफ़ी लो है, क्योंकि ज़्यादातर जो फीमेल्स हैं वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं, और इसी को हम बोलते हैं फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। देखिए, 2023-24 में जो है 1403 चाइल्ड लेबर्स को रेस्क्यू किया गया था, और रेस्क्यू करने में हेल्प किया था चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर ने, और इसी सॉफ्टवेयर को जो है अभी कुछ दिन पहले अपग्रेड किया गया है। और 2023-24 में BPSC यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो है 4,29,015 वैकेंसी एडवर्टाइज़ की गई थी, जिसमें से रिकमेंड कितना किया गया, तो 2,23,153 लोगों को जो है जॉब के लिए रिकमेंड किया गया। इसके अलावा सरकार के द्वारा जो है रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश किए गए हैं, और इसके अंतर्गत 973 ट्रेनिंग प्रोग्राम जो हैं वो लॉन्च किए गए हैं। और दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत जो है लोगों को स्किल्स प्रोवाइड की जा रही है, और इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है जीविका प्रोग्राम के तहत। और सितंबर 2024 तक लगभग 83,000 लोगों को जो है ट्रेनिंग दिया गया है, और इसमें से 54% लोग जो है उनको नौकरी मिल गई है, वो एम्प्लॉयड हो गए हैं। अब बात करते हैं फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो देखिए, बिहार ने 3rd हाईएस्ट ग्रोथ जो है वो अचीव की है ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन में, और ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन में बिहार की ग्रोथ 7.6% है, यानी कि पूरे इंडिया में तीसरे नंबर पे सबसे हाईएस्ट है। और पहले नंबर पे यूपी है 10.1% के साथ, और दूसरे पे है कर्नाटका 7.7% के साथ। तो 2011 से 2024 के बीच में जो है 7.6% की ग्रोथ हुई है ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन में। इसके अलावा जो GSVA में कंट्रीब्यूशन है वो भी इंक्रीज़ हुआ है, 7.3% से बढ़ के हो गया है 10.2%। और आपको पता है कि बिहार जो है वो 3rd लार्जेस्ट स्टेट है पॉपुलेशन में, और इंडिया के पॉपुलेशन का 8.6% है बिहार में। और एरिया वाइज अगर हम देखेंगे तो बिहार जो है वो 12th लार्जेस्ट स्टेट है। अगर बात करें रोड नेटवर्क की, तो रोड के मामले में बिहार जो है 8th पोजीशन पे आता है। और हमारे बिहार में 4 एक्सप्रेसवेज का जो कंस्ट्रक्शन है वो स्टार्ट हो गया है। पहला है वाराणसी रांची कोलकाता एक्सप्रेसवे, दूसरा गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे, और तीसरा है पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, चौथा है रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे। और हमारी रूरल इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए रूरल रोड का कंस्ट्रक्शन जो है वो किया जा रहा है। 2005 में लगभग 835 किलोमीटर रोड था, और 2025 तक आते आते 1.17 लाख किलोमीटर का रोड जो है बिहार में हो गया है। और जो बिहार का रोड ट्रांसपोर्ट सेक्टर है उसमें काफ़ी ग्रोथ हमको देखने को मिला है, लगभग जो है 3 टाइम्स ग्रो किया है ये। तो बिहार की इकोनॉमी में जो रोड ट्रांसपोर्ट सेक्टर है इसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो बिहार जो है ट्रांसपोर्ट मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन में जो है 5th पोजीशन पे है। वहीं नॉन ट्रांसपोर्ट मोटर व्हीकल के रजिस्ट्रेशन में बिहार 7th पोजीशन पे है। और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के द्वारा जो है 2 स्कीम्स जो है वो स्टार्ट किया गया है 2024 में।
पहला है सीएम वाहन चालक कल्याण योजना और दूसरा है सीएम प्रखंड परिवहन योजना। अब देखिए बिहार में जो पटना एयरपोर्ट है, पटना एयरपोर्ट ने लगभग 3 करोड़ पैसेंजर्स को सर्व किया है, यानी कि 2014-15 से लेकर 2023-24 के बीच में लगभग 3 करोड़ पैसेंजर्स ने जो है पटना से फ्लाइट ली है। बात करते हैं ई गवर्नेंस की। तो देखिए बिहार में हर फैमिली में 2 लोगों के पास जो है इंटरनेट एक्सेस है और इसके अलावा जितने भी पंचायत हैं उन सभी को डिजिटल एक्सेस के लिए एक्सेसिबल बना दिया गया है। इसके अलावा क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम के अंतर्गत लगभग 3 करोड़ स्टेटमेंट डायरीज़ को जो है डिजिटाइज किया गया है और जो क्रिमिनल्स हैं उनके फेस रिकॉग्निशन के लिए एक क्रिमिनल डाटाबेस तैयार किया गया है और ये क्रिमिनल डाटाबेस जो है वो डिफरेंट गैंग्स की एनालिसिस करने में भी हेल्प करेगा और क्राइम प्रिवेंट करने में हेल्प करेगा और कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। और पिछले 5 सालों में लगभग 10 लाख क्रिमिनल्स का जो डाटा है वो इस पर अपलोड किया गया है और महिलाओं की सुरक्षा के लिए सुरक्षित सफ़र सुविधा ऐप को लॉन्च किया गया है। और हमारे बिहार में नवंबर 2024 तक लगभग 70,000 प्लस जो फाइनेंशियल फ्रॉड के केसेस हैं उनको रजिस्टर किया गया है और इसमें से 3,668 पे एफआईआर जो है लॉन्च की गई है और लगभग 560 क्रिमिनल्स को जो साइबर क्रिमिनल्स हैं उनको अरेस्ट किया गया है और ट्रैफिक के रूल्स को इन्फोर्स करवाने के लिए 190 करोड़ जो है कलेक्ट किया गया है ई चालान्स के थ्रू। इसके अलावा लोगों तक जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं उसको पहुंचाने के लिए भव्य लॉन्च किया गया, यानी कि बिहार हेल्थ एप्लीकेशन विजनरी योजना। और बिहार सरकार ने पोषण ट्रैकर भी जो है इंस्टॉल किया है ताकि जो बच्चों की स्टंटिंग है, बच्चों में जो वेस्टिंग है या जो अंडरवेट बच्चे हैं उसको जो है आइडेंटिफाई किया सके। तो इसके लिए बिहार सरकार ने स्टार्ट किया है पोषण ट्रैकर। अब बात करते हैं पावर सेक्टर की। तो 2022-23 में हमें इलेक्ट्रिसिटी का सरप्लस देखने को मिला है, यानी बिहार ने जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की थी उससे कम कंज्यूम की है। तो हमारे यहाँ लगभग 4034 MU का जो है इलेक्ट्रिसिटी सरप्लस है। सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रिक डिमांड है वो किसकी है, तो नॉन डोमेस्टिक कंज्यूमर्स की है, यानी कि जैसे जो इंडस्ट्रीज़ हो गई या कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की जाती है। तो जो नॉन डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं इनके द्वारा 46% इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की जाती है। वहीं एग्रीकल्चर एक्टिविटी में 13% और डोमेस्टिक कंज्यूमर्स यानी हम लोग के घरों में लगभग 41% इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की जाती है। बात करें अगर पर कैपिटा कंजप्शन की तो 2012 में 13 किलोवाट था और 2024 में ये बढ़ के हो गया है 363 किलोवाट, यानी कि 229 किलोवाट का इंक्रीज़ हुआ है। और जो ग्रिड सब स्टेशन थे इनके भी नंबर में इंक्रीज़ हुआ है। 2005 में 45 थे जो कि 2024 में बढ़ के हो गए हैं 179। और बिहार इस समय रिन्यूएबल एनर्जी पे काफ़ी फोकस कर रहा है। अब बात करते हैं रूरल डेवलपमेंट की। तो बिहार सरकार ने जो है जीविका प्रोग्राम लॉन्च किया है जो कि है बिहार रूरल डेवलपमेंट प्रमोशन सोसाइटी और ये आता है डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर। और जो डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट है ये बिहार में रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करवाती है। और ये जीविका प्रोग्राम जो है ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा एडेड प्रोजेक्ट है, यानी वर्ल्ड बैंक ने इस प्रोजेक्ट में जो है पैसा इन्वेस्ट किया है। देखिए सितंबर 2024 तक हमारे यहाँ लगभग 1000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स थे और 71,000 से ज़्यादा हमारे यहाँ विलेज ऑर्गेनाइजेशंस थे। और सतत जीविका प्रोग्राम योजना के अंतर्गत लगभग 2 लाख से अधिक हाउस होल्ड्स को जो है ट्रेन किया गया है, यानी यहाँ के जो इन हाउस होल्ड्स के लोग थे उनको ट्रेन किया गया है ताकि वो डिफरेंट इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकें और जिसकी वजह से जो उनकी पर कैपिटा इनकम है वो बढ़ सके। और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 18,297 हाउसेज जो हैं वो बनाए गए हैं जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए और 10,000 से अधिक घर बनाए गए हैं बैकवर्ड क्लासेस के लिए। अब बात करें जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आउटलेट्स हैं, यानी जहाँ पे लोगों को फ्री में जो अनाज वो दिया जाता है, तो उसकी भी संख्या में वृद्धि हुई है। 2021 में लगभग 48,000 आउटलेट्स थे और 2024 में इनकी संख्या बढ़ के हो गई 49,000। इसके अलावा सरकार ने 1000 करोड़ रुपीज़ जो है वो पंचायत भवन को क्रिएट करने के लिए इशू किया है। अब बात करते हैं अर्बन डेवलपमेंट की। तो देखिए शहरों को डेवलप करने के लिए जो सरकार का एक्सपेंडिचर है उसमें इंक्रीज़ हुआ है। 2019-20 में सरकार ने 34.3% इन्वेस्ट किया था अर्बन डेवलपमेंट में, वहीं 2023-24 में ये बढ़ के हो गया है 77.4%। और सितंबर 2024 में 18.47 लाख हाउसेज जो है उनको क्या किया गया था कि वाटर कनेक्शन प्रोवाइड किया गया था और ये वाटर कनेक्शन प्रोवाइड किया गया था सीएम शहरी पेयजल निश्चय योजना के अंतर्गत। और नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के तहत लगभग 473.77 करोड़ जो है वो इन्वेस्ट किया गया है। और पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए 3,402 करोड़ जो है वो इन्वेस्ट किया गया है और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 872 करोड़ जो है वो दिया गया था। अब बात करते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की। तो देखिए जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं ये किसी भी इकोनॉमी में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। किसी भी इकोनॉमी के ये बैकबोन होते हैं क्योंकि ये काफ़ी कम कॉस्ट पे जो कैपिटल है वो प्रोवाइड करते हैं।
इसके अलावा ये इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करते हैं और इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करते हैं। देखिए 31 मार्च 2020 से लेके 31 मार्च 2024 के बीच में जो कस्टमर सर्विस पॉइंट हैं उनके नंबर में इंक्रीज़ हुआ है और टोटल 174.3% का ग्रोथ देखने को मिला है। और 31 मार्च 2024 तक हमारे बिहार में लगभग 8045 बैंक के ब्रांचेस हैं, जिसमें से रूरल में 46.9% है, सेमी अर्बन में 31.7% है और अर्बन में 21.4% है। वहीं जो पब्लिक सेक्टर बैंक के ब्रांचेस हैं वो 3979 हैं और हमारे यहाँ जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं वो 2105 हैं और जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं वो 1329 हैं। इसके अलावा जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो 290 हैं और स्मॉल फाइनेंस बैंक जो हैं वो 342 हैं। और सितंबर 2024 तक बैंक ने बिहार में टोटल जो अमाउंट कलेक्ट किया था वो है 5.27 लाख करोड़। और 31 मार्च 2024 तक बिहार में जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं उनका जो रेशियो है वो कमर्शियल में 5.9% है और जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं वहाँ पे 23.8% है। एनपीए का मतलब हो गया जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, यानी जिनके द्वारा जो लोन है वो चुकाया नहीं जा रहा बैंक को। अब बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट की। तो देखिए 2005-06 से लेकर 2023-24 के बीच में आप देखेंगे तो जो सोशल सर्विसेज हैं उस पर जो एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का वो 13 गुना बढ़ा है। हेल्थ सेक्टर में 13 टाइम इंक्रीज़ हुआ है, एजुकेशन के सेक्टर में देखेंगे तो 10 टाइम इंक्रीज़ हुआ है और जो सरकार का जो टोटल खर्चा है उसमें सोशल सर्विसेज का जो शेयर है वो 4.5% से इंक्रीज़ हुआ है। और इसकी वजह से क्या हुआ है कि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो इंक्रीज़ हुई है और जब भी लाइफ की एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज़ होगी तो इसका मतलब न्यूट्रिशन में हमको इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, एजुकेशन, सैनिटेशन, इन सभी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट हो रहा है। 2006 से 2010 के बीच में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट थी वो 65.8 ईयर्स थी और 2016 से 20 के बीच में ये बढ़ के हो गई 69.5 ईयर्स, यानी कि 3.7 ईयर का इंक्रीज़ हुआ है। और वहीं गांव में 3.5 ईयर का इंक्रीज़ देखने को मिला है और शहरी एरिया में 4 ईयर्स का इंक्रीज़ हुआ है। देखिए जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अकॉर्डिंग कहा गया है कि ऐसे बच्चे जो कि 12 से 23 महीने के बीच में हैं इनको जो है फुली इम्यूनाइज किया गया है। और बिहार में जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2 हुआ था 1998-99 के बीच में, उसके अकॉर्डिंग 11.6% बच्चों को इम्यूनाइज किया गया था और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अकॉर्डिंग 71% बच्चों को इम्यूनाइज किया गया है, यानी कि इस नंबर में 59.4% का इंक्रीज़ हुआ है। अब देखिए सरकार ने एजुकेशन पे क्या खर्च किया है। तो 2018-19 में 23,618 करोड़ खर्च किया था और 2023-24 में 43,224 करोड़ किया है और इसमें से सबसे ज़्यादा जो शेयर है वो एलिमेंट्री एजुकेशन का है। और जो एनुअल ग्रोथ रेट है, यानी कि सरकार जो टोटल एक्सपेंड कर रही है साल दर साल, तो साल दर साल जो ग्रोथ रेट है स्पेंड करने की वो 13.9% है। और वहीं बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत सितंबर 2024-25 तक मेल बच्चों को लगभग 527.42 करोड़ रुपीज़ जो है वो दिए गए हैं और फीमेल को 236 करोड़ रुपीज़ दिए गए हैं थ्रू बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। और महिलाओं को एम्पावर करने के लिए 2018-19 से लेकर 2022-23 के बीच में जो टोटल खर्च किया गया था महिलाओं पे, उसमें लगभग 90% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। और महिलाओं की सेफ्टी इंश्योर करने के लिए सुरक्षित सफ़र सुविधा स्टार्ट किया गया है पुलिस के द्वारा। और सुरक्षित सफ़र सुविधा ये इम्प्लीमेंट करने वाला बिहार तीसरा स्टेट बन जाता है। सबसे पहले तेलंगाना ने इम्प्लीमेंट किया था और उसके बाद हरियाणा के द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया था। अब बात करते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट की। तो देखिए बिहार में 4.98 करोड़ बच्चे हैं, जिसमें से 4.47 करोड़ बच्चे जो हैं, यानी कि लगभग 89.9% बच्चे वो गाँव में रहते हैं और लगभग 0.50 CR बच्चे जो हैं, यानी कि लगभग 10% बच्चे जो हैं वो शहर में रहते हैं। और ऐसे बच्चे जो 18 साल से कम हैं उसमें जो बॉयज़ हैं वो 2.62 करोड़ हैं और जो गर्ल्स हैं वो 2.35 करोड़ हैं। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो पिछले 6 सालों में जो है बिहार में जो चाइल्ड बजट एलोकेशन है उसमें राइज़ हुआ है। 2016-17 से लेके 2022-23 के बीच में 19.4% का राइज़ हुआ है। इसके बाद अगर हम कंपेयर करें नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 और 5 को, तो हमको पता चलेगा कि जो चाइल्ड स्टंटिंग है अंडर 5 ईयर्स उसमें 5.4% का डिक्लाइन हुआ है, यानी बच्चों के अंदर जो हाइट ग्रोथ है वो रुक जाती है, उसको बोलते हैं चाइल्ड स्टंटिंग। तो उसमें 5.4% का डिक्लाइन हुआ है। वहीं जो अंडर वेट बच्चे हैं इसमें 2.9% का डिक्लाइन देखने को मिला है। इसके अलावा गवर्नमेंट के द्वारा जो है कई तरह की जो चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम्स हैं वो लॉन्च की गई हैं, जिसको हम बोलते हैं आंगनवाड़ी सर्विसेज। और बच्चों के लिए ये एक हॉलिस्टिक प्रोग्राम है। और जो बजट एलोकेशन है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम्स के अंतर्गत ये 1.3% से एनुअली इंक्रीज़ कर रहा है। और स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने जो है क्या किया है कि कई प्लेग्राउंड्स बनवाए हैं, यानी कि जो स्पोर्ट्स प्लेग्राउंड है वो सरकार के द्वारा बनवाए गए हैं अंडर द मनरेगा स्कीम।
अब बात करते हैं एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज और डिज़ास्टर मैनेजमेंट के बारे में। आपको पता है कि लगातार 2021 से बिहार जो है वो ग्रीन बजट लेके आ रहा है और बिहार की सरकार ने जो है स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज जो है वो प्रिपेयर किया है और बिहार में जो ग्रीन कवर है वो लगातार इंक्रीज़ कर रहा है। जो इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट है 2023 की, उसके अकॉर्डिंग बिहार में जो फॉरेस्ट कवर है वो 687 स्क्वायर किलोमीटर से इंक्रीज़ किया है बिटवीन 2011 से लेकर 2023 के बीच में। हमारे बिहार में जो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है वो ओपन फॉरेस्ट एरिया है, यानी कि आधे से अधिक बिहार में आपको ओपन फॉरेस्ट एरिया देखने को मिलेगा और इसमें 527 स्क्वायर किलोमीटर का बढ़ोतरी हुआ है। वहीं जो वेरी डेंस फॉरेस्ट है ये 44% है, इसमें 156 स्क्वायर किलोमीटर इंक्रीज़ हुआ है। टोटल जो फॉरेस्ट कवर में इंक्रीज़ है वो 687 स्क्वायर किलोमीटर का है। और बिहार सरकार ने जल जीवन हरियाली मिशन के तहत जो है 1573 सैपलिंग्स को जो है प्लांट किया है बिटवीन 2019 से लेके 24 के बीच में। इसके अलावा सरकार ने जो है वाइल्ड लाइफ और बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए टाइगर रिजर्व्स बनाए हैं और एनिमल और बर्ड सेंचुरी को इस्टेब्लिश किया है। 2023-24 के बीच में 1428 करोड़ जो है स्पेंड किए गए थे सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स पे और इसी के अंतर्गत जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है उस पर भी जो है पैसे लगाए गए थे। तो टोटल स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा 716 करोड़ रुपीज़ जो है वो बायोडाइवर्सिटी और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए लगाए गए हैं। और 2023 तक हमारे बिहार में 968 कैनाल्स थे, 4816 ट्यूबवेल्स थे, 464 टैंक्स थे और 26 रिजर्वॉयर्स थे। और जो डिज़ास्टर आते हैं, जो आपदाएं आती हैं, उसकी वजह से लोगों की जो लाइफ और प्रॉपर्टी का नुकसान होता है उसको कम करने के लिए बिहार ने 4037.33 करोड़ रुपीज़ एलोकेट किए हैं। यानी कि 2021-22 से लेकर 2023-24 के बीच में सरकार के द्वारा लगभग 4000 करोड़ से ज़्यादा पैसे जो हैं वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए खर्च किए गए हैं। इसके अलावा पब्लिक अवेयरनेस को इन्हांस करने के लिए, बढ़ाने के लिए, कम्युनिटीज़ को सेफगार्ड करने के लिए 30,132 जो जीविका कैडर्स थे उनको ट्रेन किया गया है और ट्रेनिंग इसलिए दी गई है ताकि जब भी कोई डिज़ास्टर आए तो उस समय वो रिस्पॉन्ड कर सकें। तो ये था हमारा बिहार का इकोनॉमिक सर्वे। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।